हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका वाईएस स्टडी पॉइंट में। आज हम 19 दिसंबर की करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में सिलेनेक्स 2024 का अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? वेयर वॉज द सिलेनेक्स 2024 एक्सरसाइज कंडक्टेड इन दिसंबर 2024? कोच्चि, कोलंबो, विशाखापट्टनम या कैंडी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम में सिलेनेक्स एक्सरसाइज की गई है। ये किन दो देशों के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है? ये श्रीलंका और इंडिया के बीच में होने वाली नेवल एक्सरसाइज है। और जान लेते हैं इसके बारे में। तो सिलेनेक्स जो एक्सरसाइज है ये श्रीलंका और इंडिया के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। ये 17 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच में होगी और इसका ये 11वां एडिशन है। कहाँ पर हो रहा है? विशाखापट्टनम में। इसमें भारत की तरफ से कौन सा आईएनएस भाग ले रहा है? तो आईएनएस सुमित्रा भाग ले रहा है। ये भी याद रखना है, कौन सा भाग ले रहा है अपना आईएनएस, यानी कि सिर्फ कौन सा भाग ले रहा है? सुमित्रा, आईएनएस सुमित्रा। श्रीलंका के साथ में हमारी और कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो हमारी एक और एक्सरसाइज होती है, इसका नाम क्या है? मित्र शक्ति। उसका 10th एडिशन हुआ था। और एक दोस्ती एक्सरसाइज होती है, दोस्ती एक्सरसाइज का 16वां एडिशन हुआ था। इसमें इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स, ये 3 देश भाग लेते हैं। और ये की बार हुई कहाँ थी? मालदीव्स में हुई थी। अब श्रीलंका की बात हुई है तो देख लेते हैं श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है। तो अनुराग कुमार दिशानायके, अनुराग कुमार दिशानायके प्रेसिडेंट हैं श्रीलंका की। और पीएम हरिणी अमरसूरिया, ये प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री कौन है? हरिणी अमरसूरिया। और राष्ट्रपति कौन है? दिशानायके। अब जो लेटेस्ट हुई एक्सरसाइज के बारे में देख लेते हैं। जो लेटेस्ट एक्सरसाइज हुई हैं उनके बारे में देख लेते हैं। सिनबैक्स, CINBAX, इसका फर्स्ट एडिशन हुआ है। ये इंडिया और कंबोडिया के बीच में होने वाली पहली एक्सरसाइज है। कहाँ पर हुई? पुणे में हुई है। आगे देख लेते हैं अग्नि वॉरियर। अग्नि वॉरियर का 13 एडिशन हुआ है। ये इंडिया और सिंगापुर के बीच में होता है। हुआ कहाँ पर है? महाराष्ट्र के देवालाली में हुआ है। वज्र प्रहार, ये भारत और यूएसए के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। हुई कहाँ पर है? यूएसए में हुई है। गरुण शक्ति, यह भारत और इंडोनेशिया के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। हुई कहाँ पर है? इंडोनेशिया में हुई है। ऑस्ट्रा हिंद, नाम से पता चल रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। कहाँ पर हुई? पुणे में हुई। पूर्वी प्रहार, इसमें अपनी देश की तीनों सेनाएं भाग लेती हैं। जलवायु और थल तीनों सेनाएं भाग लेती हैं। हुई कहाँ पर एक्सरसाइज? अरुणाचल प्रदेश में हुई है। रीप्रैक्स, इसको हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड इसको करती है इस एक्सरसाइज को। ये हुई कहाँ पर है? तो ये प्रदीप जो पोर्ट है उड़ीसा का, वहाँ पर हुई है, पारादीप। संयुक्त विमोचन, संयुक्त विमोचन ये भारतीय सेना की एक्सरसाइज है। ये हुई कहाँ पर है? अहमदाबाद के पोरबंदर में हुई है। सारेक्स एक्सरसाइज, ये भी हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड की एक्सरसाइज है। ये कहाँ पर हुई है? कोच्चि, केरला में हुई है। और सिम्बैक्स एक्सरसाइज, ये इंडिया और सिंगापुर के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। कहाँ पर हुई है? विशाखापट्टनम में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? वेयर हैज़ द कंट्रीज फर्स्ट डायबिटीज बायो बैंक बीन एस्टेब्लिश्ड? हैदराबाद, कोच्चि, बेंगलुरु या चेन्नई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो अपने भारत देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक कहाँ खोला गया है? तो चेन्नई में खोला गया है। ये आपको याद रखना है। अब डायबिटीज़ की बात हुई है तो इसके बारे में जान लेते हैं, बायो बैंक होता क्या है। तो ये बायो बैंक है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। तो बायो बैंक क्या है? तो ये एक ऐसी सुविधा है जहां बायो सैंपल्स जैसे ब्लड, यूरिन या अन्य जैविक पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। तो बायो बैंक एक ऐसी जगह है जहां पर आपका ब्लड हो गया, यूरिन हो गया और अन्य जैविक पदार्थ हो गए, इनको लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। तो अभी यह देश का पहला डायबिटीज़ बायो बैंक चेन्नई में स्थापित हुआ है। तो कहाँ स्थापित हुआ है? चेन्नई में स्थापित हुआ है। किसने किया? तो ये किसने किया है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR ने इसको कंडक्ट किया है, इसने चालू किया है इसको। उद्देश्य क्या है इसका? तो उद्देश्य है डायबिटीज़ के बारे में और अधिक रिसर्च करना ताकि भविष्य में इफेक्टिव ट्रीटमेंट विकसित कर सकें। तो इसके लिए यह डायबिटीज़ बायो बैंक बनाया गया है। डायबिटीज़ ये एक ऐसी बीमारी है जिससे शरीर इंसुलिन का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर पाता है तथा इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। इससे ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है। तो होता क्या है इसमें कि जो ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ती चली जाती है जिसकी वजह से हमें डायबिटीज़ हो जाता है। इंसुलिन ये एक हार्मोन होता है
जो शरीर में शर्करा यानी ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो होता क्या है, इस दौरान की जो इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो स्रावित कम होता है, और वो कम स्रावित होता है तो इसकी वजह से क्या होता है, जो ग्लूकोज की मात्रा है, शर्करा की मात्रा है ब्लड में, वो नियंत्रित नहीं हो पाती है, जिस वजह से क्या होता है, रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है और डायबिटीज़ हो जाती है। इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है, ये क्वेश्चन बनता है। इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है, तो इंसुलिन का निर्माण होता है अग्न्याशय में। ये भी आपको याद रखना है, कहाँ पर होता है, अग्न्याशय में। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो, हिंदी में मैंने बता ही दिया है। नेक्स्ट, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे ये कब मनाया जाता है, तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे कब मनाया जाता है, 14 नवंबर को मनाया जाता है। भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक कहाँ बनाया था, ये बेंगलुरु में बनाया। इसका नाम क्या है, एक्वोवेरियम। एक्वोवेरियम ये डिजिटल वाटर बैंक है, पहला डिजिटल वाटर बैंक। लक्षद्वीप में ब्रांच खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक कौन सा है, तो ये HDFC है। ये हम पहली चीज़ों की बात कर रहे हैं कि क्या चीज़ पहली हुई है भारत में, है ना। तो लक्षद्वीप में पहली ब्रांच खोलने वाली प्राइवेट बैंक कौन सी है, HDFC है। भारत में पहली बार नाइट स्ट्रीटिंग, तो पहली बार नाइट स्ट्रीटिंग रेस सर्किट कहाँ लॉन्च हुई, तो ये चेन्नई में लॉन्च हुई। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ बनी, तो ये चेन्नई में बनी। तो कुछ फैक्ट्स हैं ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पहला वाल्डर्नर कप 2024 कहाँ आयोजित किया गया, लंदन, ओस्लो, कोपेनहेगन या पेरिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ओस्लो। तो ओस्लो में ये पहला वाल्डनर कप हुआ, और ये किससे संबंधित है, वाल्डनर कप ये टेनिस से संबंधित है। तो इंटरनेशनल लेवल पर यह टूर्नामेंट होता है, और इसको जीता किसने है, तो इसको जीता है टीम एशिया ने। टीम एशिया ने जीता है इसको, किसको हराकर, तो टीम वर्ल्ड को हराकर ये खिताब जीता है। ये आपको याद रखना है, टीम एशिया ने टीम वर्ल्ड को हराया, और ये टूर्नामेंट किसका है, टेनिस का है। अब टेनिस का टूर्नामेंट है, तो टेनिस के बारे में और फैक्ट्स देख लेते हैं। ITTF यानी कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी, तो 1926 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ल्यूजेन, स्विट्जरलैंड में है। और इसके हेड जो मुख्य एक तरीके से कहते हैं अधिकारी कौन है, वो पेट्रा सॉलिंग है। 2025 में वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ पर हुई थी, तो ये दोहा, कतर में हुई थी। ITTF फाउंडेशन का राजदूत किसे बनाया गया, तो शरत कमल को बनाया गया। शरत कमल पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वज वाहक थे, और इनके साथ PV सिंधु भी थीं। ये 2022 में इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के एथलीट आयोग के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी थे। कौन, शरत कमल। 27वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 ये कहाँ पर हुई, अस्ताना, कजाकिस्तान में हुई। और इंडिया मेंस और वुमेंस टीम और वुमेंस डबल टीम ने ब्रॉन्ज जीता। तो इंडिया मेंस और वुमेंस डबल टीम ने क्या जीता, ब्रॉन्ज जीता। अब देख लेते हैं किन किन खिलाड़ियों का संबंध टेबल टेनिस से है। तो कौन कौन है, शरत कमल, जी साथियान, मानका बत्रा, मानव ठक्कर, सृजा अकुला, पौलोमी घातक और स्वामीजीत घोष। तो ये कुछ बड़े नाम हैं जो टेबल टेनिस से जुड़े हुए हैं। ये पूछ लिया जाता है कि जी साथियान का किस खेल से संबंध है, तो इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दे दी जाएंगे, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी। तो आपको बताना है किससे संबंध है, टेबल टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या है, मोगा, मोनाल, गुड़िया या ईबा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मोनाल। तो हाल ही में जारी 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या है, मोनाल है। ये याद रखना है, आपको पूछ लिया जाता है। इसके बारे में और जान लेते हैं राष्ट्रीय खेलों के बारे में। ये कौन से नंबर के हैं, 38 नंबर के हैं। ये हो कहाँ पर हैं, उत्तराखंड में हो रहे हैं, 2025 में होंगे, और 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक ये होंगे। मस्कट हमने देख ही लिया, शुभंकर क्या है, मोनाल। ये उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है, यानी कि राजकीय पक्षी है ये उत्तराखंड का मोनाल। एंथम क्या होगा इसका, संकल्प से शिखर तक। जो 37th नेशनल गेम्स हुए थे गोवा में हुए थे, और इसका मास्कट क्या था, मुगा था। उसको टॉप किसने किया था, 37th नेशनल गेम्स को, यानी कि 37th राष्ट्रीय खेलों को किसने टॉप किया था, तो महाराष्ट्र ने टॉप किया था। किसने किया था टॉप, महाराष्ट्र ने। राजा बलिंद्र सिंह ट्रॉफी भी इसी में दी गई थी। जो फर्स्ट एडिशन हुआ था इसका
इंडियन ओलंपिक गेम्स का, वो कहाँ पर हुआ था? लाहौर में हुआ था। और 9th वाला कहाँ पर हुआ? बॉम्बे में हुआ, नेशनल गेम्स का। अब एक और चीज़ देख लेते हैं, वुमेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2024, ये कहाँ पर हुई? इंडिया में हुई। इंडिया के अंदर भी कहाँ पर? बिहार, राजगीर में हुई थी। और इसका मस्कट क्या था? गुड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस प्रोजेक्ट को ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल ने स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया? विच प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया हैज़ बीन अवॉर्डेड द स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवॉर्डेड बाय द ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल? श्री राम प्रोजेक्ट, काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर प्रोजेक्ट, भारत माला परियोजना, या मुंबई ट्रांस हार्बर लिंकर प्रोजेक्ट? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री राम प्रोजेक्ट, श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर किसको दिया गया है? श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट को दिया गया है। अब बात राम मंदिर की हुई तो इसके बारे में और जान लेते हैं। ये अवार्ड श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट को इसलिए दिया गया है क्योंकि राम मंदिर प्रोजेक्ट को पूरा करते समय सुरक्षा प्रबंधन और सुरक्षा मानकों को पूरी तरह से पालन किया गया। इसके अलावा लार्सन एंड टूब्रो कंपनी को, जिसने इस मंदिर को बनाया है, उसको नेशनल सेफ्टी काउंसिल द्वारा गोल्डन ट्रॉफी भी मिली है। रामलला मूर्ति के मूर्तिकार कौन है? तो ये कौन है? अरुण योगीराज। अरुण योगीराज रामलला मूर्ति के मूर्तिकार थे। राम मंदिर का डिजाइन तैयार किसने किया? तो चंद्रकांत सोमपुरा ने किया। किसने किया? चंद्रकांत सोमपुरा ने किया। होयसाला मंदिर को 42वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था। ये कहाँ पर होयसाला मंदिर? तो ये कर्नाटका में है। यूपी के सीएम ने सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया, तो ये भी आपको याद रखना है। तमिलनाडु के अबत सहायेश्वर मंदिर संरक्षण परियोजना को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण मिला है, तो ये भी याद रखना है आपको। 2024 के लिए यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड मिला है इसको। दुनिया का पहला ओम के आकार का मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो नाथ द्वारा में, राजस्थान में किया गया। आबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन मोदी जी ने किया। इस मंदिर का नाम क्या है? तो इसका नाम है BAPS हिंदू मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में CPTPP कॉम्प्रहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? विच इज़ द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू ज्वाइन CPTPP कॉम्प्रहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप? जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। तो इसको ज्वाइन करने वाला पहला यूरोपियन कंट्री कौन सा है? ब्रिटेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फेंसिंग कॉन्फेडरेशन ऑफ एशिया के महासचिव चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ फेंसिंग कॉन्फेडरेशन ऑफ एशिया? राजीव मेहता, TV नरेंद्र, नवीन जिंदल, रणधीर सिंह? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, राजीव मेहता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजीव मेहता। एशिया फेंसिंग कॉन्फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1988 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर है दुबई, UAE में। नेक्स्ट क्वेश्चन, BWF सुपर 100 ओडिशा मास्टर्स 2024 बैडमिंटन ओपन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ऋतिक, संजीवी, सतीश कुमार, श्रीकांत किदाम्बी, परुल्ली कश्यप, या लक्ष्य सेन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋत्विक, संजीवी, सतीश कुमार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में और जान लेते हैं। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप ये कहाँ पर हुई? तो लखनऊ में हुई। वुमेन्स सिंगल किसने जीता था? इसमें PV सिंधु ने जीता था। मेन सिंगल किसने जीता? तो लक्ष्य सेन ने जीता था। बोर्न इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट वुमेन्स सिंगल किसने जीता? इसमें तन्वी शर्मा ने जीता था। BWF मलेशिया मास्टर्स 2024 मेन सिंगल किसने जीता? तो V एक्सेल्सन ने जीता था, और कहाँ के थे? डेनमार्क के थे। वुमेन सिंगल किसने जीता? वांग जी ने जीता, जो कि चाइना की हैं। और सेकंड नंबर पर कौन आया था? PV सिंधु। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की बात करें तो इन्होंने फ्रेंच ओपन और थाईलैंड ओपन में मेंस डबल वॉन किया था, यानी कि मेंस डबल में इन्होंने खिताब जीता था। 2023 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी जीता था सात्विक साईराज रंकीरेड्डी ने 2023 का। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 ये कहाँ पर हुई? मलेशिया में हुई, और इसमें इंडियन वुमेन टीम ने गोल्ड जीता था। 2025 का BWF वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ पर हुई? तो गुवाहाटी में हुई थी। साई प्रणीत
जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं, और केंतो मोमोता ये जापान के, ये इन्होंने भी रिटायरमेंट ले लिया है। अब बात इन्हीं कप की हो रही है तो थॉमस कप के बारे में भी जान लो। थॉमस कप क्या है? ये मेंस का है, मेंस का बैडमिंटन कप है, मेंस का बैडमिंटन कप है, जिसको किसने जीता है? चाइना ने जीता, और 11वीं बार जीता है, 11वीं बार जीता है। किसको हराकर? इंडोनेशिया को हराकर। इंडिया ने एक ही बार इसको जीता है, वो कब जीता था? 2022 में जीता था इसको। उबेर कप, उबेर कप ये महिलाओं का बैडमिंटन कप है, किसने जीता है इसको? चाइना ने जीता, और चाइना का ये 16वां खिताब है, और किसको हराकर? इंडोनेशिया को हराकर। कहाँ पर हुआ था ये? तो चाइना में हुआ था। और 2026 का कहाँ पर होगा? डेनमार्क में होगा। बैडमिंटन एशिया अंडर 15 जूनियर चैंपियनशिप 2024 ये कहाँ पर हुई? चाइना में हुई, और इसमें जीता किसने? तन्वी पत्री ने जीता। प्रमोद भगत का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है। BWF ने डोपिंग के कारण 18 मई के लिए इनको निलंबित कर दिया है। इनके बारे में जो इससे रिलेटेड और भी कप हैं उनको देख लेते हैं। तो थॉमस कप हमने देख ही लिया, उबेर कप देख लिया, सुधीरमन कप, नारंग कप, रहमतुल्ला कप और चड्डा कप, इन सब कप का संबंध किससे है? तो बैडमिंटन से है। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1934 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। हेड कौन है इसके? तो हेमंत बिश्वा शर्मा हैं, जो कि असम के CM भी हैं। ये बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के हेड भी हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात करें, वर्ल्ड लेवल पर बात करें, तो इसकी भी स्थापना कब हुई थी? 1934 में हुई थी, और मुख्यालय कहाँ पर है? कुआलालंपुर में है, जो कि कहाँ पर है? मलेशिया में। प्रेसिडेंट कौन है इसके? पॉल एरिक हायर लेर्सन है। हाल ही में गूगल ने किसे भारत का नया कंट्री मैनेजर बनाया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कंट्री मैनेजर ऑफ गूगल इंडिया? जय तीर्थ राघवेंद्र, प्रीति लोबान, के संजय मूर्ति, अरविंदर सिंह साहनी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रीति लोबान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रीति लोबान को भारत का नया कंट्री मैनेजर बनाया गया है। अब गूगल की बात हुई तो गूगल के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। इसके फाउंडर कौन थे गूगल के? लैरी पेज थे। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1998 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर? कैलिफोर्निया USA में है। और CEO कौन है? सुंदर पिचाई हैं। और पेरेंट कंपनी कौन सी इसकी? अल्फ़ाबेट INC इसकी पेरेंट कंपनी है। और फैक्ट्स देख लेते हैं गूगल ने अभी भारत में क्या क्या किया है उसके बारे में देख लेते हैं। गूगल ने हैदराबाद में गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर लॉन्च किया था। तो कहाँ पर लॉन्च किया? हैदराबाद में लॉन्च किया, ये भी याद रखना है आपको। भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने के लिए डिजी कवच लॉन्च किया गूगल ने। क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए विलो चिप विकसित की। और भारत की नई कंट्री मैनेजर कौन बनी है? प्रीति लोबान बनी है। ये करंट अफेयर्स का सेशन खत्म हुआ है। अभी हम और क्वेश्चन, तो अब हम बहमनी साम्राज्य से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। टॉप 10 क्वेश्चन हैं बहमनी साम्राज्य से। इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है आपके एग्जाम में, और ये फेवरेट टॉपिक है। जैसे विजयनगर साम्राज्य फेवरेट टॉपिक है SSC का, इसी प्रकार से बहमनी सल्तनत भी फेमस टॉपिक है, फेवरेट टॉपिक है किसका? SSC का और भी एग्जाम्स का। देख लेते हैं बहमनी सल्तनत के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन हैं फिरोज शाह बहमानी, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद शाह या अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप ऑप्शन नंबर 4 अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो संस्थापक कौन थे बहमनी सल्तनत के? तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह इसके संस्थापक थे। इनका शॉर्ट नाम भी था एक हसन गंगू, इनका एक शॉर्ट नाम भी था हसन गंगू। ये भी याद रखना है, ये भी पूछ लिया जाता है कभी ऑप्शन में हसन गंगू दे दिया जाए तो वो भी सही आंसर होगा। और देख लेते हैं इसके बारे में। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह बहमानी सल्तनत के संस्थापक थे। बहमानी सल्तनत की स्थापना 1347 में हुई थी। तो कब हुई थी? 1347 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो दक्षिण के दक्कन क्षेत्र में हुई थी। तो याद रखना है दक्कन क्षेत्र में इसकी स्थापना हुई थी। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने शुरू में दिल्ली सल्तनत के अधीन एक सेनापति के रूप में काम किया था। बहमनी सल्तनत मध्ययुगीन भारत के प्रमुख राज्यों में से एक थी। अपने सांस्कृतिक योगदान और स्थापत्य विकास के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 2 मोहम्मद बिन तुगलक। दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। और देख लेते हैं तुगलक वंश जो है ये तुर्की मूल का एक मुस्लिम वंश था।
जिसने दिल्ली पर शासन किया था। तुगलक वंश की स्थापना 1320 में गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, जब गाजी मलिक ने गियात अल-उद्दीन तुगलक की उपाधि के सिंहासन ग्रहण किया था। इसके बारे में और जान लेते हैं। तुगलक वंश का काल 1320 ईस्वी से 1413 ईस्वी तक रहा था। इस वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक थे। 1330 और 1335 के बीच में ये जो साम्राज्य था तुगलकों का, ये चरम सीमा पर था। 1327 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने वारंगल पर कब्जा किया था और इसने अपनी राजधानी बदलकर दिल्ली से बदलकर देवगिरी कर ली थी, और इसको देवगिरी को और क्या कहते हैं, दौलताबाद भी कहते हैं। फिर से अपने इसने क्या किया था, दिल्ली स्थानांतरित दोबारा से कर ली थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे के सिक्के की प्रणाली शुरू की थी। तो कुछ पॉइंट्स हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलबर्ग कर्नाटक में बेहमनी स्मारक वास्तुकला की डैश शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑप्शन है दक्कन शैली, मामलुक शैली, सिख शैली या नागर शैली। तो गुलबर्ग कर्नाटक में बेहमनी स्मारक वास्तुकला किस शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो ये दक्कन शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं। जान लेते हैं इसके बारे में। गुलबर्ग कर्नाटक में बेहमनी स्मारक मुख्य रूप से वास्तुकला की दक्कन शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। दक्कन शैली बेहमनी सल्तनत की अवधि के दौरान प्रमुख थी, जो दक्कन क्षेत्र में 1347 से 1527 तक अस्तित्व में रही थी। इस स्थापत्य शैली में फारसी स्थानीय दक्कन वास्तुकला के तत्व शामिल हैं, जो उस युग के विविध प्रभाव को दर्शाता है। बेहमनी सल्तनत की पहली राजधानी गुलबर्गा थी। जैसे कई महत्वपूर्ण स्मारक हैं जो दक्कन स्थापत्य शैली का प्रमुख उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बेहमनी राजा ने बड़े पैमाने पर हिंदुओं को प्रशासन में शामिल किया था? ऑप्शन है अलाउद्दीन बेहमन शाह, फिरोज शाह बेहमानी, अहमद शाह या महमूद गवा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेकंड, फिरोज शाह बेहमनी। तो फिरोज शाह बेहमनी ने बड़े पैमाने पर हिंदुओं को अपने प्रशासन में शामिल किया था। ये क्वेश्चन आया हुआ है। देख लेते हैं, अलाउद्दीन बेहमन शाह कब से कब तक रहा था? 1347 से 1358 तक रहा था। हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है, ये मैंने पॉइंट आउट किया था, उस समय पॉइंट आउट हुआ था, इसको ध्यान रखना। इसको हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और यहाँ पर देखो, उन्होंने बड़े पैमाने पर हिंदू प्रशासन में हिंदुओं को शामिल किया था। किसने? फिरोज शाह बेहमनी ने, ठीक। तो ये कुछ चीज़ें थी जानने वाली जो आपको दिमाग में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर इसकी स्थापना के तुरंत बाद बेहमनी सल्तनत की राजधानी बन गया? तो कौन सा शहर बेहमनी साम्राज्य की स्थापना के तुरंत बाद राजधानी बन गया था? ऑप्शन है देवगिरी, दौलताबाद, एहसानाबाद या बरार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि एहसानाबाद। एहसानाबाद को ही गुलबर्ग के नाम से जाना जाता है। गुलबर्ग के नाम से जाना जाता है किसको? एहसानाबाद को। देख लेते हैं इसके बारे में। एहसानाबाद की स्थापना के तुरंत बाद बेहमनी सल्तनत की राजधानी बन गया था। बेहमनी सल्तनत 1347 से 1527 के बीच दक्षिणी भारत में दक्कन के पठार का एक मुस्लिम राज्य था। इस राज्य ने उत्तरी क्षेत्र दक्कन क्षेत्र पर कृष्णा कावेरी तक कब्जा कर लिया था। बेहमनी राजधानी 1347 और 1425 के बीच एहसानाबाद गुलबर्ग रही थी। बाद में यह मोहम्मदाबाद बीदर बन गई थी। तो पहले राजधानी कौन सी रही थी? तो एहसानाबाद रही थी, फिर बाद में मोहम्मदाबाद बीदर बन गई थी इस साम्राज्य की राजधानी। महमूद गवा के शासनकाल के दौरान यह सल्तनत जो है, बेहमनी सल्तनत जो है, वो अपनी शक्ति चरम पर पहुंच गई थी, इसकी शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सल्तनत पर निजाम शाही राजवंश का शासन था? गोलकुंडा, अहमदनगर, बीजापुर या बरार। तो क्या पूछा गया है यहाँ पर? यहाँ पूछा गया है निजाम शाही राजवंश किस क्षेत्र में था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, अहमदनगर। तो अहमदनगर पर किसका था शासन? निजाम शाही राजवंश का था। जान लेते हैं इसके बारे में और। अहमदनगर सल्तनत को निजाम शाही वंश के नाम से जाना जाता है। अहमदनगर सल्तनत की स्थापना मलिक अहमद ने की थी। तो किसने की थी इसकी स्थापना? मलिक अहमद। किसने की थी? मलिक अहमद शाह बहरी ने की थी 1490 में। ये याद रखना है। इसके बाद में और याद रखने वाली क्या चीज़ें हैं? और ज़्यादा कुछ नहीं है, और बस हाँ ये याद रखने वाली चीज़ है कि 1636 ईस्वी में औरंगजेब ने ये क्षेत्र है अहमदनगर, इसको जीत लिया था और दक्कन के मुगल सराय में दक्कन के अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया था। बरार राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है अहमद शाह, फतेह-उल्लाह अहमद शाह, यूसुफ आदिल शाह, निजामुल मुल्क। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
फ़तेह-उल्लाह इमाद शाह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो फ़तेह-उल्लाह इमाद शाह बरार राज्य का संस्थापक था। अब देख लेते हैं जो बहमानी साम्राज्य था वो कुछ भागों में टूटा था। तो भागों में टूटने के बाद में अलग अलग जगह के अलग अलग संस्थापक हुए थे और उनका स्थापना वर्ष पूछ लिया जाता है, किस वंश की स्थापना हुई ये पूछ लिया जाता है। तो ये देख लेते हैं। बात करें अगर बीजापुर की, तो बीजापुर के संस्थापक कौन थे? तो यूसुफ आदिल शाह थे और उन्होंने स्थापना कब की थी? 1489 में की थी। तो आदिल शाह से कौन से वंश की स्थापना हुई? यहाँ पर आदिल शाही वंश की स्थापना हुई। और ये विलय कब हो गया था? तो ये औरंगजेब के समय में 1686 में ये विलय हो गया था मुगल साम्राज्य में। अहमदनगर की बात करें तो अहमदनगर के संस्थापक कौन थे? मलिक अहमद थे, हमने अभी पढ़ा था। और 1490 में उन्होंने स्थापना की थी अहमदनगर की। और अहमदनगर में कौन सा वंश देखने को मिलता है? निजामशाही देखने को मिलता है। 1633 में इस जो अहमदनगर जो साम्राज्य है इसको किस में संभाल लिया गया? इसको संभाल लिया गया मुगल साम्राज्य में। किसके शासनकाल में? शाहजहाँ के शासनकाल में। बरार की बात करें तो हमने देखा था अभी फ़तेह-उल्लाह इमाद शाह इसके संस्थापक थे। और स्थापना कब वर्ष क्या है इसका? 1490 है। और यहाँ पर किस वंश की स्थापना हुई थी? तो इमाद शाही वंश की स्थापना हुई थी। विलय कब हो गया था? तो 1595 में विलय हो गया था अकबर के समय में। गोलकुंडा की बात करें तो किसने स्थापना की थी गोलकुंडा की? तो कुतुब शाह ने की थी। किसने की थी? कुतुब शाह ने की थी 1518 में। और यहाँ पर कौन से वंश की स्थापना की गई थी? कुतुब शाही वंश की स्थापना की गई थी। इसका विलय कब हुआ था? 1687 में हुआ था औरंगजेब के समय में। बीदर का जो संस्थापक था वो कौन था? कासिम बरीद प्रथम था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1527 में हुई थी। किस वंश की? बरीद शाही की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजापुर राज्य का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, निजामुल मुल्क, यूसुफ आदिल शाह या फ़तेहुल्लाह अहमद शाह? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यूसुफ आदिल शाह। तो बीजापुर की स्थापना किसने की थी? तो यूसुफ आदिल शाह ने की थी। बीजापुर में यूसुफ आदिल शाह ने कौन से वंश की स्थापना की थी? इमाद शाही वंश, आदिल शाही वंश, कुतुब शाही वंश या निजाम शाही वंश? तो पता चल रहा है आदिल शाह ने आदिल शाही वंश की स्थापना की थी। इसी के साथ ये सेशन खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।